हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2012 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 2012 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो इसका नाम है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2012 से 2021। वहाँ जाकर आप 2012 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने 2 पेपर का एनालिसिस करा दिया है और आज हम करने वाले हैं 2013 के जून वाले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंस्टिट्यूट द मीन इन अरिस्टोटल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि अरिस्टोटल के सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, इसमें हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट का भी ख्याल रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में कौन सा वर्ग औसत मीन निर्मित करता है? ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी गरीब वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी कारीगर वर्ग। इंग्लिश में देखते हैं। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन ए है वेल्दी क्लास, ऑप्शन बी है पुअर सिटीजन, ऑप्शन सी है मिडिल क्लास, ऑप्शन डी है आर्टिसियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडिल क्लास। अरिस्टोटल किस चीज़ की बात करते हैं? वो मिडिल क्लास की बात करते हैं। उन्होंने 3 क्लासों की बात की है, एक है पुअर, एक है वेल्दी, और इन दोनों के बीच जो है वो है मिडिल, और उन्होंने मिडिल क्लास को ही बताया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, Whom did Machiavelli in blame for the moral degradation of Italy? ऑप्शन नंबर ए है द प्रिंस, द चर्च, द अरिस्टोक्रेसी, करप्ट पीपल। आइए देखते हैं हिंदी में। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया है? राजकुमार, चर्च, अभिजात तंत्र, भ्रष्ट लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चर्च। क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग किया है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हीगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब हीगल ने क्या करेक्ट बताया है? ऑप्शन नंबर है फैमिली इज द थीसिस, बोर्जियस सोसाइटी इन द एंटीथीसिस, एंड द स्टेट रिप्रेजेंट सिंथेसिस। ये आपको बता देती हूँ, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी है द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टिकल प्रिवेंटिंग अस रीचिंग ट्रूथ। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम। बेंथम को क्रिटिसाइज फिलोसफी, मतलब बेंथम की जो फिलोसफी है उसको क्रिटिसाइज किया है, और क्या बोला है? पिग फिलोसफी। तो ये किसने बोला है? लेस्ले स्टीफन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल, जे.एस. मिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बोला है कार्लाइल ने, पिग फिलोसफी बोला है बेंथम की फिलोसफी को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फार जॉन रॉल्स राइटिंग आर कंसर्न। ये जॉन रॉल्स की राइटिंग है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी राइटिंग्स जो हैं जॉन रॉल्स की हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माओ हैज़ नॉट सेड। माओ ने क्या नहीं बोला है? माओ हैज़ नॉट सेड। ऑप्शन नंबर है पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, ऑप्शन नंबर बी है 3 ईयर ऑफ हार्ड वर्क, 10,000 ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर सी है एटम बम आर रियल टाइगर, ऑप्शन नंबर डी है रेवोल्यूशन इज नॉट ए डिनर पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एटम बम आर रियल टाइगर नहीं है, ये है पेपर टाइगर। याद रखिएगा, रियल टाइगर की बात नहीं की, पेपर टाइगर की बात की है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच
विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें स्टेटमेंट ट्रू पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडिग्म। ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म कंसिस्ट ऑफ 7 टेनेंट्स। ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म होली निगेट्स बिहेवियरलिज्म। ऑप्शन नंबर डी है देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। तो इसमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें ट्रू क्या है, इसमें ट्रू है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट बिहेवियरलिज्म कंसिस्ट ऑफ 7 टेनेंट्स। मैं आपको बता दूं ये बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये किसने दिया है, ये डेविड ईस्टन ने दिया है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की 7 टेनेंट्स बताए हैं, यानी कि 7 बताई हैं, और बिहेवियरलिज्म की कितनी बताई हैं, 8। आप याद रखिएगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की 7 और बिहेवियरलिज्म की 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें असर्शन एंड रीजन दिया गया है। कार्ल मार्क्स टर्न ईयरली सोशलिस्ट एस यूटोपियन सोशलिस्ट, दे अटैक द कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए आर ट्रू एंड आर द इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड ट्रू आर वट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ओनली कैपिटलिस्ट पे अटैक नहीं किया है, उन्होंने और भी बहुत चीज़ों पे अटैक किया है। उसके अंदर जो वो आते हैं, 2 क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है उन्होंने, काफ़ी कुछ अटैक किया है उन्होंने। अब मैं हिंदी में एक बार इसको टिक कर देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले भी इसका एनालिसिस कर सकें। हीगल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। हमने 3rd क्वेश्चन किया था, परिवारवाद है, बुर्जुआ संवाद है, समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा, इसके उपयुक्त सभी थे। आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि बेंथम के दर्शन को किसने पिग फिलोसफी कहा है, ये कार्लाइल ने कहा था। जॉन रोज की कृतियों के बारे में था ये उनकी राइटिंग के। तो इसका राइट आंसर था हमारा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये रियल टाइगर नहीं है, ये पेपर टाइगर है। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर था वो हमारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। ये देखिए ये गलत है, इन दोनों में अंतर भी है, ये जो तीनों थे ये सारे रोंग थे। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लोग की समाजवाद कहा। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की, ऐसा नहीं है, उन्होंने और भी कई सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। कल्पना लोग की समाजवाद क्या है, कौन है इससे, चार्ल्स फूरियर, ओवन, ये हैं कल्पना लोग की समाजवादी जो इमेजिन करते हैं ओनली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है प्लेटो के 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यू में, जस्टिस, करेज, टेम्परेंस, विजडम। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आएगा हमारा विजडम। विजडम ऑप्शन नंबर 4 हमारा कहाँ है, सी में है। तो इस तरीके से उसके बाद आएगा करेज ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद हमारा आएगा टेम्परेंस ऑप्शन नंबर 3 और सबसे एंड में क्या आएगा हमारा जस्टिस। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट को हमें मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सावरकर हैं, एम.एन. रॉय हैं, अरविंदो घोष हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। सबसे पहले हम सावरकर को देखेंगे और हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हिंदूज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिट्रीज हिंदुज़म, ये किसने बोला है कि हिंदुओं का राजनीतिकरण और सैनिकीकरण, ये बोला है सावरकर ने। अब इस तरीके से ए का 4 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद हम देखते हैं एम.एन. रॉय, इन्होंने क्या लिखा है, ऑथर ऑफ द बुक ऑफ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये नहीं है इनका। ऑप्शन नंबर इनका है कन्विक्टेड इन द कानपुर कंस्पिरेसी केस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 3 अरविंदो घोष का लोटस एंड डैगर्स, ये इनका बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा, लोटस एंड डैगर्स, सी का 1 ओनली ए ऑप्शन में है। अब
अब क्या बचा, जयप्रकाश नारायण, ये इन्होंने लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नोशन ऑफ अनइवन डेवलपमेंट वाज ए रिस्पॉन्स टू द 19th सेंचुरी आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म, एवोल्यूशन एंड ग्रेजुअलिज्म, पॉजिटिविज्म, एनार्किज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19th सेंचुरी आइडिया। 19th सेंचुरी में जो आइडियाज़ थे वो क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पूंजीवाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमारी लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्या है, सारी डिफिडेंसी थ्योरीज हैं और ये इनकी बुक्स हैं, ये इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में डिफिडेंसी थ्योरी बहुत बार पूछ ली जाती है। समीर अमीन है, ए.जी. फ्रैंक हैं, एफ. हेनरी कार्डोसो हैं, पॉल सुएजी हैं। अब इसे हमें मैच करना है। सबसे पहले मैंने ए.जी. फ्रैंक आपको लास्ट जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराए थे उसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ए.जी. फ्रैंक जो है हमारे अंडर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। अंडर डेवलपमेंट देखिए आप यहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब बी का 3 हम देखते हैं, बी का 3 हमारा कहाँ पर है, बी का 3 है हमारा ऑप्शन नंबर टी में। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर ये होगा, लेकिन हमें सारे मैच करने होंगे। बी का 3, ए का हमारा समीर अमीन, एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ए का 2, कार्डोसो का डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, सी का 1, पॉल सुएजी का मोनोपोली कैपिटल। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, समीर अमीन, एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ए.जी. फ्रैंक, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, कार्डोसो डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, पॉल सुएजी मोनोपोली कैपिटल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से रिलेटेड कौन है, जेम्स ब्राइस, मेरियम, ऑर्थर बेंटले, लॉसवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जेम्स ब्राइस। इसका राइट आंसर हमारा जेम्स ब्राइस। अगर हम इसकी बात करें चार्ल्स मेरियम की, इनका पूरा नाम चार्ल्स मेरियम है, तो इनकी बुक का नाम याद कर लीजिएगा, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ऑर्थर बेंटले की बात करें तो इनकी बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और लॉसवेल की अगर बात करें तो इन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द यूनिलीनियर प्रोसेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आइए ऑप्शन देखते हैं, सिल्स, हंटिंगटन, आलमंड, हाल्पन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात किसने की है, ऑप्शन नंबर बी, हंटिंगटन ने। इन्होंने वेव्स ऑफ डेमोक्रेसीज भी बताई हैं, याद रखिएगा 3 वेव्स इन्होंने बताई हैं। अब इसको हम हिंदी में भी टिक कर देते हैं। प्लेटो द्वारा रचित सद्गुण के वर्च्यू के 4 घटक बताएं। तो सबसे पहले क्या आएगा, विजडम यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमानी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले सबसे पहले हम बुद्धिमानी को करेंगे और उसके बाद साहस, उसके बाद संयम और सबसे लास्ट में न्याय। क्वेश्चन नंबर 10 का था हमारा सवार कर, एक बार और लगा देते थे क्योंकि इसके जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये चीज़ें याद रहेंगी। सवार कर हमारे किस चीज़ से रिलेटेड थे, समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। एम.एन. रॉय हमारे कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित, और अरविंद घोष लोटस एंड डैगर्स, जयप्रकाश नारायण इंडियन पॉलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक थे। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हुआ, ए का 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ, तो ये इसका राइट आंसर था हमारा पूंजीवाद। और अगर हम 12 की बात करें तो ये भी मैचिंग था, इसमें निर्भरता सिद्धांत दिए थे यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी। ए.जी. फ्रैंक हमारे अंडर डेवलपमेंट से थे, कार्डोसो हमारे डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट से थे, पॉल सुएजी हमारे मोनोपोली कैपिटल से थे, समीर अमीन हमारे एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी का
बी का 3 सिर्फ एक जगह पर है, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद संवैधानिक उपागम से रिलेटेड हमारे थे जेम्स ब्राइस। मैरियम की मैंने आपको बुक बताई थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ऑर्थर बेंटले की मैंने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बताया था। लोसवेल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास से रिलेटेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये थे हमारे हंटिंगटन, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इसमें दिया है थिंकर्स। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन से पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं हैं, नोट पूछा है। ईस्टर्न रेगुलेटरी मैकेनिज्म, डच का मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, सील्स का स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, लुसियन पाई का निगेटिव फीडबैक। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ये वाला ओनली ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 15 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये निगेटिव फीडबैक जो है ये हमारी कार्ल डच से रिलेटेड है, ये इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओनली डेविड ईस्टन इसमें सही है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। कल्चरल डुअलिज्म क्या है? द एक्सिस्टेंस ऑफ टू रिलीजियस कल्चर, न्यूली इमर्जिंग नेशन हैव टू लैंग्वेज, ए स्मॉल इलाइट इज मॉडर्नाइज्ड व्हाइल द वास्ट मेजोरिटी रिमेन इज इन रिगिड एस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ ट्रेडिशन। ऑप्शन नंबर डी है, इट इज सेपरेशन ऑफ द स्केर्ड फ्रॉम द सेक्युलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए स्मॉल इलाइट इज मॉडर्नाइज्ड व्हाइल द वास्ट मेजोरिटी रिमेन इन रिगिड एस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि अगर आपके ऑप्शंस ऐसे हैं कि एक ऑप्शन हमारा मतलब कुछ ज़्यादा लाइन में दिया है और 3 ऑप्शन हमारे छोटे छोटे हैं, तो उसका जो 99% जो आंसर होता है वही होता है जो दिखने में बड़ा लगे। अब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी उन्होंने 3 से 4 लाइन में दिया है, ऐसे आंसर के होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, किस चीज़ का, इनपुट फंक्शंस का, आलमंड पॉलिटिकल सिस्टम का। आलमंड ने जो पॉलिटिकल सिस्टम बताया है उसका इन्होंने करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। आइए देखते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट एग्रेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। 3 हमारा कहाँ पर है, 3 हमारा 2 ऑप्शन में है, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। उसके बाद हमारा आएगा आर्टिकुलेशन यानी कि 2 हमारा बी ऑप्शन में है, अभी हम और देखते हैं। उसके बाद आएगा हमारा एग्रेशन यानी कि 1 और सबसे एंड में हमारा आएगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए इन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन चारों जगह मतलब सेम ऑप्शन रखा है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार वो रिवाइज करिए। सबसे पहले आएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसके बाद आएगा हमारा आर्टिकुलेशन, उसके बाद आएगा हमारा एग्रेशन और सबसे एंड में आएगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज लोकेशनल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिस्टिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 19 पेरेटो डिस्क्रिप्शन ऑफ एलाइट्स एज स्पेकुलेटर एंड रेंटेयर्स रिसेंबल द करेक्टराइजेशन ऑफ गवर्निंग क्लिक्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकियावेली। मैकियावेली की जो लायन और फोक्स वाला लाइन उन्होंने बोला है मैकियावेली ने, ये उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज एडवोकेटेड बाय। कम्युनिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर से ज़्यादा ऑर्डर एंड डिसऑर्डर बताया है, ये किसने एडवोकेट किया है, लिप्सेट, लिजफर्ड, डेहल, हंटिंगटन।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हंटिंगटन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पूछा है नोट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। स्टेटमेंट 2 है, ए मोशन एक्सप्रेसिंग लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इज नॉट एडमिसिबल। ऑप्शन नंबर 3 है, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड। ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 4, इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पास बाय द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाउंड टू रिजाइन। अब आप देखिए इसमें पूछा नोट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं हम पहले। इफ ए नो कॉन्फिडेंस, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट 1, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा का, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली किसके रिस्पॉन्सिबल है, किसके प्रति? वो है प्रेसिडेंट की। तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 जगह पर है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम देखते हैं, मोशन एक्सप्रेसिंग लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इज नॉट एडमिसिबल, मतलब किसी एक मंत्री के खिलाफ ये नहीं लाया जा सकता, तो ये यहाँ पर ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड, मतलब ये बताना ज़रूरी है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये किस पर बेस्ड है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि उसमें हम ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमें कारण बताना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मतलब 3 तो हमारे गलत है, ऑप्शन में 4 कहीं पर भी नहीं है। इस तरीके से हमारे 1, 2, 3 हमारे तीनों रॉन्ग होंगे। और ऑप्शन नंबर 4 को हम एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इट्स पास बाय द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ बाउंड टू रिज़ाइन। अगर लोकसभा में हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंडेड है रिज़ाइन देने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं हिंदी में यहाँ पर टिक कर देती हूँ। इसमें से मैच करना था और इसमें पूछा था कि मतलब कौन सा रोंग है, तो ये हमारा रोंग था। 2, 3 और 4 ईस्टर्न का सही था। कल्चर डुअलिज्म, सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? ये था हमारा अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। याद रखिएगा। ये आलमंड द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था के आगत कार्य पूछे थे, इसमें सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण, उसके बाद आया था हमारा सबसे पहले हमारा 3 आया था। इसका राइट आंसर था हमारा 17 का बी। उसके बाद हमारा सुस्पष्टीकरण, फिर समूहीकरण, फिर राजनीतिक संप्रेषण। 18 था हमारा प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को क्या बोलते हैं? यंत्रवादी। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं? यंत्रवाद। और ये स्पेकुलेटर्स एंड रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा जो वर्णन किया गया, ये किससे लिया था? ये मैकियावेली से, लायन और फोक्स के बारे में जो बताया था मैकियावेली ने। ये साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने बोला था? ये हंटिंगटन ने बोला था। याद रखिएगा। 21 का ये था हमारा जो अभी हमने किया कि इसमें नोट पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों रोंग थे। इसमें 4th वाला सही है, लेकिन 4th हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती। एक किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है, तो ये गलत है। उन कारणों का उल्लेख होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कारण बताना ज़रूरी नहीं है। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जो है करेक्ट नहीं है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। 22 है द अवार्डी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1956 एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग
इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, गरीबी हटाओ, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अवार्ड डिसीजन 1956 का ऑप्शन नंबर हमारा डी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ये कब हुआ था हमारा? 1956। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द मेन फाइंडिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी एन बोहरा 1993। इसमें एन बोहरा कमेटी पूछी गई है 1993 से। इसका ऑप्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियन, ऑप्शन नंबर सी है नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटीज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का? एन बोहरा कमेटी, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट्स। 23 का राइट आंसर होगा हमारा एन बोहरा कमेटी 1993 की, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 24, पार्था चैटर्जी हैज commented that the latest phase of the globalization of capital will witness and emerging opposition between। इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए मॉडर्निटी एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी इलिटाइज्म एंड मास कल्चर। पार्था चैटर्जी जो हैं उन्होंने लेटेस्ट फेज पूछा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल विल विटनेस इमर्जिंग ओपोजिशन बिटवीन, किसके बीच। आइए देखते हैं 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। 24 का हमारा राइट आंसर होगा इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी। 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रेसिडेंट कैन मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको आंसर करना है ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको पहले का सोच कर करना है इसका आंसर, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इसका सबसे पहले मैं ये बता दूं, इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है हमारी स्टेट इमरजेंसी और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आर्टिकल 360 का? फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। इसमें असर्शन एंड रीजन दिया है। द सेकुलर आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन स्टेट appear of the to be paradox in view of the deeply religious orientation of the Indian society. Reason है India secularism was invented for integrating the multicultural plurality of the society into a common nation as well as for containing potentialities of the imperial divide and rule and Muslim League to nation theory in British India। इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार, असर्शन एंड रीजन का। भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। इसका रीज़न है भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता एवं वैविध्य को एक सर्वमान्य राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया। ये याद रखिएगा आप। अब इसका हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ये सेकुलरिज्म वर्ड तो हमारा बाद में ऐड हुआ है ना। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। धर्मशाला मॉडल ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए है धनदेकर एंड रात, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी है राजकृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है अमर्त्य सेन।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा हमारा राजकृष्णा। धर्मशाला मॉडल किसने दिया? राजकृष्णा ने, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28, द 1903 कामराज प्लान वाज इनिशिएटेड बाय नेहरू। कामराज योजना 1963 की। ऑप्शन नंबर ए है टू रिवाइव कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट टू अट्रैक्ट द यूथ टू द पार्टी, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट सक्सेशन प्रोसीजर इन द पार्टी, टू प्लान जेंडर पैरिटी इन द पार्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का रिवाइव करना चाहते थे, या अट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे यूथ पार्टी को, और ना ये जेंडर से रिलेटेड थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले मैं इसको टिक कर देती हूँ। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? समाज का समाजवादी ढांचा। गृह सचिव NN बोहरा की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी? राजनीतिकों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ से रिलेटेड थी। पार्था चटर्जी का जो लेखन था पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किन के बीच विरोध नजर आएगा उन्होंने? तो ये जो था हमारा 24 का जो हमारा राइट आंसर था वो था समावेशन तथा लोकतंत्र का। आर्टिकल 360 का जो राइट आंसर था जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। और हमारा जो 27 का था धर्मनिरपेक्ष, जैसे मैंने आपको बताया ये कोई ब्रिटिश शासन के टाइम का नहीं था, ये हमारा बाद में ऐड हुआ था। इसका था ऑप्शन नंबर सी। और पूंजीवाद को धर्मशाला मॉडल, दांडेकर रथ, अर्जुन सेनगुप्ता, राजकृष्णा, ये बोला था राजकृष्णा ने। 1963 नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था, किस लिए? कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज नॉट ट्रू। अगर आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का लेक्चर देखना है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर मैंने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द पोस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज ए स्टैट्यूटरी पोस्ट। ही होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। ही इज empowered टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शन ऑफ CBI। इसमें पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये नोट टिरू पूछा है, तो ये जो होते हैं ये अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ये इसका राइट है। और ये जो कैसी बॉडी है, कैसी पोस्ट है? स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये भी राइट है। इसका जो टर्म है वो कितना है? 5 year नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इसमें नोट पूछा है कि सही नहीं किया, क्योंकि इसका टर्म जो है वो है 4 year, 5 year नहीं है, याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का होल्ड ऑफिस टर्म ईयर कितना है? 4 year। आप इसका पूरा लेक्चर देख सकते हैं। ही इज़ empowered टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ CBI, ये भी इसका राइट है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, इसमें भी नोट पूछा है, नोट टिरू। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशल इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन इन द कमीशन। द अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑडिटेड एनुअली। पेड न्यूज इन कनेक्शन विद इलेक्शन इज एन electoral offense। Videography of the poll proceeding inside the polling station in permissible। इसका देखते हैं हम, इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन 1 3 4 3 2 3 4 1 3 2 3। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा स्टेटमेंट है 4 नंबर का, वीडियोग्राफी ऑफ द पोल प्रोसीडिंग इनसाइड द पोलिंग स्टेशन इन परमिसेबल। तो ये जो है हमारा, ये कब आया है? मतलब जो वीडियोग्राफी के जो राइट्स मिला था वो कब मिला था निर्वाचन आयोग को वीडियोग्राफी कराने की, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं 2007 में। तो ये तो हमारा राइट है। तो इसका मतलब 4 हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब हम देखते हैं
फर्स्ट और 3। पहले फर्स्ट देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशल इलेक्शन एक्सपेंडिचर। ये आपने कहीं पर पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना अलग से क्रिएट कर लिया स्पेशल इलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो ये रॉन्ग होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट यहीं पर बचा है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते और बाकी इसमें 1 है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा ये वीडियोग्राफी का जो राइट मिला ये कब से मिला है करने की, मतलब जो भारत के निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने की इजाज़त दी है, कब से दी है? 2007 से। अब देखते हैं 31 में क्या पूछा है हमारा? असर्शन एंड रीज़न। द आर्गूमेंट ऑफ सी राइट्स मिल पावर एलाइट आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल एलाइट्स फ्रेमवर्क। रीज़न है हमारा एलाइट्स फॉर्मुलेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेफरेंस टू क्लासिकल एलाइटिज्म। अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 31 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एलिटिस्ट फॉर्मुलेशन पॉसिबल विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू क्लासिकल एलिटिज्म इसमें नोट दिया है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। आर इज फॉल्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूछा है द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज, स्टडी ऑफ पब्लिक सर्विस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इंस्टीट्यूशनल कंपेरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये किससे रिलेटेड है हमारा? अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्स को पढ़ा होगा प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है और स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। जॉब लोडिंग मीन्स। जॉब लोडिंग मीन्स पूछा है इसमें डेलिबरेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप एंड चैलेंजेस। ऑप्शन नंबर बी है शिफ्टिंग ऑफ एनी एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ऑप्शन नंबर सी है मेकिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब अगर जॉब में इंटरेस्ट है तो क्या वो जॉब लोडिंग थोड़ी ना है माना जाएगा, तो इसलिए इसका ये तो होगा नहीं। शिफ्टिंग अगर हम शिफ्ट करते हैं इधर से उधर तो ये भी जॉब लोडिंग नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 33 का? ये होगा डेलिबरेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब उसकी जिम्मेदारियों को अपग्रेड किया जाए, स्कोप एंड चैलेंजेस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉब लोडिंग का मीन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, मेकिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग। जब जॉब इंटरेस्टिंग होगी तो वो कोई निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। इसको टिक कर देते हैं। ये पूछा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये एक सांविधिक पद और इसका कार्यकाल 5 नहीं 3 वर्ष है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर था सी। उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है, ये सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें कौन सा रॉन्ग था? इसमें रॉन्ग था हमारा 1 और 3, क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है, जो 2007 से मिली है हमें। और ये था हमारा अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजन बात के बिना संभव नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, असर्शन एंड रीज़न। ये प्रिज्मीय समाज जो कि रिलेटेड था हमारे विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण से। राइट आंसर डी। जॉब लोडिंग का अर्थ है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, कार्य को अधिक रुचिपूर्ण बनाना। उपयुक्त सभी ये नहीं था, इसका था राइट आंसर उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना।
करते हैं ना, किसी की बढ़ा दी जाती हैं, तो ये उस तरीके से जॉब लोडिंग बना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। निगेटिव मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन एंजाइटी, थ्रेट, मनी, फेयर। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? निगेटिव मोटिवेशन कहाँ से आता है हमें? फेयर। जब फेयर से हमारा क्या होता है? निगेटिव मोटिवेशन बेस्ड है फेयर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साइमन वाज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज। साइमन किससे इन्फ्लुएंस थे? एल्डिवाइड, टेरी, बर्नार्ड, हेनरी फ्योल। 35 का हमारा राइट आंसर होगा बर्नार्ड। इनका पूरा नाम है चेस्टर बर्नार्ड। इनकी बुक का नाम है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। 36 है असर्शन एंड रीजन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल प्रिंसिपल, क्लासिस्टिक्स लैक्ड बिहेवियरल एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का हमारा राइट आंसर होगा ए आर टिरू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। याद रखिएगा, बेस्ड है फॉर्मल प्रिंसिपल पे। व्हाट इज द मैथोडोलॉजी प्रपोज बाय हर्बर्ट साइमन? बाउंडेड रैशनैलिटी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, डिसीजन मेकिंग एंड। इनकी मैथोडोलॉजी क्या थी? मैथोडोलॉजी पूछिए लॉजिकल पॉजिटिविज्म। याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स। किसका है ये? हर्बर्ट साइमन, F.W. बिलोबी, एल डी वाइट, चेस्टर बर्नार्ड। तो ये जो है मिथ एंड प्रोवर्ब्स, ये हैं हर्बर्ट साइमन। याद रखिएगा, मिथ एंड प्रोवर्ब्स आपको कई जगह देखने को मिलेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये रिलेटेड है हर्बर्ट साइमन से। देखिए चेस्टर बर्नार्ड ये हैं फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 39। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इनडिफरेंसेस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी है लीडरशिप। तो जोन ऑफ इनडिफरेंसेस, पहले तो मैं ये बता दूं ये किसने बताया है? ये भी चेस्टर बर्नार्ड ने बताया है और इसका जो राइट आंसर है एसोसिएटेड है ये अथॉरिटी से। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अथॉरिटी। नेम द स्कॉलर हु एनालाइज्ड लीडरशिप इज सर्कुलर रिस्पॉन्स। सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात किसने की है? टेलर, मिलेट, एम्पी फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड। सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात की है हमारे एम्पी फॉलेट ने। याद रखिएगा, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है। याद रखिएगा। 41 का है नॉन स्टेट डायमेंशन ऑफ वारफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी नॉन स्टेट डायमेंशन वारफेयर क्या बोलते हैं उसको? वेस्टफेलियन वॉरफेयर, पोस्ट वेस्टफेलियन वॉरफेयर, न्यू ईयर, प्री वेस्टफेलियन वॉरफेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? न्यू वॉर। तेहरान डिक्लेरेशन 1 दिसंबर 1943 ड्रॉ प्लान फॉर। मतलब इसमें क्या प्लान ड्रॉ किया गया था? ट्रस्टीशिप, न्यू मेंबरशिप, पीस कीपिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 42 का वो क्या होगा? न्यू मेंबरशिप। याद रखिएगा, तेहरान डिक्लेरेशन कब की थी? पहले तो ये याद रखिएगा 1 दिसंबर 1943 में प्लान जो ड्रा किया गया था उसका क्या था? ये न्यू मेंबरशिप। 42 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हु कॉइंड द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटेग्रेशन। ये किसने कॉइन किया? फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटेग्रेशन। 43 का देखते हैं डेविड मित्रेनी, अर्नेस्ट हास, जोसेफ नाई, एंड्रे लिंकलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 43 का वो है ऑप्शन नंबर ए डेविड मित्रेनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम हिंदी में टिक कर देते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा निगेटिव मोटिवेशन से रिलेटेड कौन था? वे यानी कि फेयर। किसके विचारों से साइमन सकारात्मक रूप से प्रभावित थे? ये थे चेस्टर बर्नार्ड। याद रखिएगा, हेनरी फ्योल नहीं, चेस्टर बर्नार्ड। इसको हटा देती हूँ कभी कंफ्यूजन हो जाए। और उसके बाद था हमारा हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी थी? वो था हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। उसके बाद था हमारा किस विचारक ने मिथ और लोकोक्तियों को, मतलब मिथ और प्रोवर्ब्स किसने बोला था? हर्बर्ट साइमन ने।
जोन ऑफ इंडिफरेंस किससे रिलेटेड है, उसका संबंध किससे है, सत्ता से। बताया किसने है, चेस्टर बर्नार्ड ने, याद रखिएगा। सर्कुलर रिस्पॉन्स किसने दिया है, एमपी फॉलेट ने, याद रखिएगा। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को क्या कहते हैं, नवयुद्ध, न्यू वॉर। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में क्या योजना बनाई गई थी, नवीन सदस्यता, ये याद रखिएगा, नवीन सदस्यता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन किसने दिया था, डेविड मित्रेनी ने, फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं हम सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज ऑफिशियली इंडोर्स्ड इन अक्टूबर 2010 बिटवीन, मतलब ये सेपा जो था 2010 में किस किस के बीच हुआ, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड रसिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2010 में वो हुआ था हमारा इंडिया एंड साउथ कोरिया। और मैं बता दूं इंडिया एंड जापान कब हुआ था, ये हुआ था हमारा सिग्नेचर तो हुए थे इसके मतलब 2011 फरवरी में, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, अगस्त में जाकर 2011 में, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस पूछा है मार्टिन कपलैन के मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस का, बैलेंस ऑफ पावर, लूज बायोपोलैरिटी, टाइट बायोपोलैरिटी, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका हमें क्या लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा बैलेंस ऑफ पावर, तो ये कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद आएगा हमारा लूज बायोपोलैरिटी, उसके बाद टाइट, उसके बाद यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। मैं आपको ये बता दूं कि मार्टिन कपलैन ने जो मॉडल बताए सिस्टम के वो कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। 4 तो ये आपने देख लिए, बैलेंस, लूज, टाइट एंड यूनिवर्सल। 5th नंबर पर है हेरार्कियल और 6th नंबर पर है यूनिट वीटो सिस्टम, याद रखिएगा। 5th नंबर का हमारा हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम और 6th नंबर का हमारा यूनिट वीटो सिस्टम। ये हमारे 6 से बताए हैं मार्टिन कपलान ने। अब देखते हैं हम 46, हु रोड द बुक स्टेबल पीस। 46 का क्या है, ये बुक है स्टेबल पीस, ये किसने लिखी है, जॉन गुल्टूंग, गुन्नर मिर्डाल, केनेथ वॉल्टिंग, पीटर वॉलरस्टीन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 46 का, केनेथ वॉल्डिंग। स्टेबल पीस किसने दिया है, किसकी बुक है, केनेथ वॉल्डिंग की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन नंबर 1441 ऑफ नवंबर 2002 डील विद। सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन जो है 2002 का, वो क्या डील करता है, यूएन इन्वॉल्वमेंट इन सोमालिया, इनफोर्स टू नो फ्लाई जोन इन बोस्निया, सैंक्शन इंटरवेंशन एट द एंड ऑफ द गल्फ वार टू प्रोटेक्ट द कर्ड्स इन नॉर्थन इराक। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी है, रेजुलेशन ऑन इराक विच थ्रेटेंड सीरियस consequence if Saddam Hussein failed to revival his weapon of mass destruction to team of UN inspectors। जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर ऑप्शन में कोई जो एक ऑप्शन जो कि हमारा थोड़ा दिखने में मतलब ज़्यादा लगता हो, ज़्यादा लाइन में दिया गया है, या उसमें कई सारे स्टेटमेंट हो या बड़ा हो, तो उसका जो राइट आंसर होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर वही होते हैं। इस तरीके से आप देखिए हमारा ए ऑप्शन भी इतना नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी में हमारा कितना कुछ ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1441 में क्या बात की गई थी, ये इराक से रिलेटेड था, सद्दाम हुसैन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हु अनयूनिसाइटेड इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्कूल ऑफ थॉट, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनलिज्म। ये कौन थे, मार्टिन वाइट, केनेथ वॉल्टेज, हेडले वुल, रेमंड एरो। तो 48 का राइट आंसर हमारा क्या था, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी में जो कॉम्बिनेशन बताया 3 स्कूल का, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनलिज्म, वो किसने बताया है, हेडले वुल ने। और ऐसे भी दिया जा सकता है कि हेडले वुल ने कितना मतलब इंटरनेशनल थ्योरी में कॉम्बिनेशन कितने स्कूल का बताया है,
और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक कोई अलग से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें से मतलब आपको करेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनलिज्म। अब देखते हैं 49 असर्शन एंड रीजन। The decision of the Security Council are binding and must only be passed by the majority of 9 out of the 15 member as well as each of the 5 permanent member. Reason है these 5 permanent member have veto power over all Security Council decision. अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है both A are true and R is the correct explanation of A. Both A are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन नंबर सी है A is true but R is false. ऑप्शन नंबर डी है A is false but R is true. तो इसका क्या होगा, डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर बाइंडिंग है, मस्ट ओनली बी पास, जो कि मेजोरिटी द्वारा 9 आउट मतलब 15 में से 9 मेंबर होने चाहिए, 5 परमानेंट मेंबर। और इसका जो है दीज 5 परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर ऑल सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन, यानी कि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेती है सब जो है उसके लिए मतलब उस पर 5 परमानेंट जो मेंबर हैं उनका पावर है। तो ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल सिक्योरिटी काउंसिल ऑल डिसीजन नहीं है। राइट आंसर 49 का आर इज़ फॉल्स, तो 49 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैटर में ही तो सिर्फ वीटो यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब मैटर में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मॉर्गेनथाउ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। पॉलिटिक्स इज़ मतलब मॉर्गेनथाउ जो है एक रियलिस्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि क्या ठीक है, और मतलब इसमें सही पूछा है। आप देखिए अब स्टेटमेंट ए, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ए परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, सेल्फ इंटरेस्ट इज ए बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, कोयरक्यून इज ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इज टर्म ऑफ पावर। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सिद्धांत मतलब कौन कौन से सिद्धांत मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये पूछा, स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीति स्थित होती है। मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है, क्योंकि हर कोई मानव ये चाहता है कि मैं पावरफुल हूँ। और उन्होंने जो मॉर्गेनथाउ ने जो स्टेट बताया वो एक मानव की तरह बताया, जैसे मानव अपने आप को पावरफुल होना चाहता है वैसे स्टेट चाहता है, यानी कि मानव से मिलकर ही राष्ट्र बना है। जैसे राष्ट्र की प्रकृति कैसी है, मानव जैसी है। बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग तो नहीं हो सकता है। मानव भी ये चाहता है कि मैं भी बल का प्रयोग करूं। तो इस तरीके से हमारा 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 आर करेक्ट आंसर, आर करेक्ट। आइए देखते हैं हिंदी में। CIPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये था हमारा 2010 वाला, भारत एंड दक्षिण कोरिया। भारत जापान का हमारा 2011 में हुआ, उस पर सिग्नेचर किए गए फरवरी में, फोर्स में आया वो। उस पर सिग्नेचर हमारे कब हुए थे, फरवरी में। फोर्स में कब आया था, अगस्त में। जापान वाला मार्टिन कप्लान के मॉडल दिए थे, ये शक्ति का संतुलन, ढीली, कठोर, सार्वभौमिक, ये हमारे टोटल कितने हैं, ये सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं और टोटल हमारे 6 हैं। स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, केनेथ बोल्डी, याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव था 1441 2002 का, उसका संबंध किससे था, इराक पर प्रस्ताव, जिसमें ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन UN निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का, 3 विचारधाराएं यथार्थवाद, तर्कबुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया, ये थे हेडले बुल। 48 का हमारा राइट आंसर क्या था,
ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा दिया था असर्शन एंड रीजन। सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 5 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित कराना पड़ता है। ये हमारा राइट है। इन 5 स्थायी सदस्यों के सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होता है, समस्त निर्णयों के नहीं होता, जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसी पर होता है। इसलिए ये हमारा रॉन्ग था। ए सही है परंतु आर गलत है। और 50 का ये थर्ड वर्दी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2013 का जून का पेपर, क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर, इसका एनालिसिस। अगर आपने 2012 का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उस प्ले लिस्ट का नाम है मेरा UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं एनालिसिस को। आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।